स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी मंझली रानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वो मेरे कोई भी ना होते थे। होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय। मैं स्त्री, वो पुरुष। फिर ना तो रिश्तेदार हो सकते हैं और ना ही मित्र। ये क्या कह डाला मैंने। मित्र? भला किसी स्त्री का कोई पुरुष मित्र भी हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वो भ्रष्टा है, चरित्रहीना है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है। खैर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना, ना समाज से कुछ सरोकार। समाज ने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंक दिया है। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े 3 भाई और थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण मेरा लालन पालन बड़े लाड प्यार में हुआ। मेरे 2 भाई बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वो मेरा विवाह 9 साल की उम्र में करके गौरीदान के अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते थे। पर कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण वो ऐसा ना कर सके। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 साल के लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग वर की खोज में थे कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने आए। कस्बे से लगा हुआ ही एक जंगल था जहां शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल के बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए एक खास तमाशा हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता, कभी नाच गाना होता। लोग बिना पैसे के तमाशा देखने झुंड का झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा, मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा। किंतु उस सवारी पर बैठकर मैंने अनुभव किया जैसे मैं कहीं की रानी हूं। मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी ना देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलवा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। ऐसा मालूम होता था कि वो सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तारा का विवाह राजा साहब के मंझले लड़के से तय हो गया। माता पिता दोनों ही इस संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालकेदार के विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था। पिताजी तो अपनी हट पकड़े थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं नहीं मिल सकता था। सबसे अधिक आकर्षक बात तो ये थी कि वर बहुत बड़े खानदान से था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ न जाएगी क्या। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी ये प्रस्ताव कैसे ला सकते थे। सबसे बढ़कर बात तो ये थी कि दहेज के नाम पर कुछ भी ना देकर लड़की इतने बड़े घर में ब्याही जाती थी। फिर भला इतने बड़े आकर्षकों के होते हुए भी
पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते। पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करके कहते, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा ना लगता, किंतु मैं उनके सामने कुछ न कह सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मंझले राजा मनमोहन के साथ हो ही गया। फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसलिए बारात मोटरों से ही आई और गई थी। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद जीना भरा था। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर घूमा करूं, किंतु ये संभव न था। आखिर को एक बड़े भारी महल के जनाजे दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसलिए मेरी जिठानी बड़ी रानी जी परछन कर मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोलकर देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटे मोटे जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में देकर जाने लगी। मेरी जिठानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं। "हम्म" करके मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि वो पास के किसी कमरे में किसी से कह रही हैं, देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर ना रूप है न रंग। न जाने क्यों सुंदर कह कह के कंगाले की बेटी ब्याह लाए और अपनी इज्जत हल्की कर ली। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबर वालों में ही होता है, बिरजू की माँ। पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू हो गए थे। मैं सुंदर तो नहीं, तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं है। न जाने कितनी सुंदरियां देखी हैं, ये तो उनके पैरों की धूल बराबर भी ना होगी। मालूम होता है उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई हैं। मंझले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसी आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप और निखर आएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी, बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार बिरवान के हो चीखने पात, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वो जग विरक्त भाव से बोली, जाने भी दो, अच्छा हो या बुरा हमें क्या करना है। जब मैं वहां अकेली रह गई, सारी औरतें चली गई, तो मेरी माँ के घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर एक बार मैंने अपना मुख ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रंग रूप में कोई ऐब न मिला। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानीपन का सुहाना सपना देखा था वो दूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु खवासन ने वहां के सारे हालचाल बतलाए। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती हैं? भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध दिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते। ना चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा न लगा, परंतु क्या करती, लाचार थी। सावन में जब सारी लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैदखाने में बंद होने चली। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनिया भी साथ रख लिया था। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता।
घर में कोई ऐसा न था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करके जी बहलाती। केवल छोटे राजा। मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वो भी कभी कभी मेरे पास आते और अधिकतर बड़ी रानी की नजर बचाकर ही आते थे। मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 बार पढ़ ली गई। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता था। मेरी सेवा में भी 2 दासियां सदा बनी रहती, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि उनके बीच में कैद हूं मैं, क्योंकि मेरी राई रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को भी कोई काम के लिए भेजना चाहती, तो वो मेरे कहने मात्र से नहीं जा सकती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृत मिल जाती तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपए मिलते थे, किंतु क्या मजाल कि उनमें एक पाई भी महाराजा के बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मंझले राजा बड़े ही विलास प्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही सुंदर थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी आध घंटे के लिए मेरे कमरे में आ जाते थे, तो मेरा अहो भाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी हैं, किंतु मेरे जीवन में ये अवसर कभी न आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने को घसीटे चली जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सुनहरी किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की ही थी। वो बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का केवल उन्हीं को शौक था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाने आते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसलिए वो घर में सबसे ज्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी। उन्हें मेरी चाल ढाल रहन सहन जरा भी ना सुहाती। वो हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को परिचित अपरिचित जो कोई आता उससे कहती। शायद वो मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वो तो हर रोज घर आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर उल्टा ही हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता। वो बहुधा मुझसे गाने के लिए आग्रह करते। मुझे तो अब गाने बजाने में कोई विशेष रुचि ना रह गई थी, किंतु छोटे राजा की आग्रह से मैं अब भी कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मंजली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा ना माने और उन्होंने बाजा उठाकर सामने रख ही दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का ये पद छेड़ा, विहरत हरिर सरस वसंते। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहां से आए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे बाबू की मुस्कुराहट से मैं भाग गई। पीछे फिरकर जो उन्हें देखा तो हारमोनियम सरका कर मैं चुपचाप बैठ गई। वो भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मंजली रानी आप इतना अच्छा गा सकती हैं, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा बोले, अच्छा ना गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर ये बातें चल ही रही थी
कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई। क्रोध से बोली, ये घर तो अब भले आदमियों का घर कहने लायक रह ही नहीं गया। लाज शर्म तो जैसे सब पीली हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसी ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे? यही ना कि मंझले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो न लजाओगी देवी। बाप के घर में जाना तो भीतर क्या चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ ये सब ना होने पावेगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी रहोगी? वहां आदमियों की नाक कटती है। एक सांस में इतनी सब बातें कहकर बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने से नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनमाने जुल्म करने से नाक नहीं कटती। नाक कटती है तो मेरे गाने से। सो अब मैं बाजे को आज के बाद हाथ ना लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और ना छोटे राजा ने ही कभी मुझसे गाने का आग्रह किया। यदि वो आग्रह करते तब भी मुझसे बाजा छूने का साहस ना था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर ही मेरी उनसे भेंट हो गई। वो ठिठक गए, बोले, कैसी हो मंजली रानी? जीती हूँ, खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ है? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें ना मिलेगा। पर मैं अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ये कौन सी बड़ी बात है मंजली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, उनमें से कुछ तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली और वो बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी थी। तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी न बोलकर नीची निगाह किए हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहले ही आए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थीं। वो छोटे राजा के कमरे में ना जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज दी, किंतु दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर ना थी। इसलिए मैंने ही उनसे कहा, मास्टर बाबू आइए। वो आकर बैठ गए। किताबों और लेखक के नाम बतलाकर मुझे किताबें देने लगे। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के दोनों भाग हैं। ये है बाबू प्रेमचंद की रंगभूमि, इसके भी दो भाग हैं। ये मैथिली बाबू की साकेत है और ये पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। इन्हें तुम पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें और ला दूंगा। इसके बाद वो साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्रण मैथिली बाबू ने अंकित किया है मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहां बड़ी रानी की झलक दिख पड़ी और उसके साथ मेरे कमरे के दोनों दरवाजे फटाफट बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दरवाजे की तरफ देखा। फिर वो बोले, भाई ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? खोल दो। जब कोई उत्तर ना मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, ये दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो। क्या मालूम नहीं कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की कर्कश आवाज सुनाई दी, ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो यही दिखाने के लिए तो दरवाजा बंद किया है। देखने वाले भी तो जरा आ जाएं। ये नरकीय लीला अब ज्यादा दिन ना चल सकेगी। नरकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नरकीय लीला है? इस प्रकार लगभग 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर खड़े बड़े राजा, मंझले राजा और महाराजा की आवाज मुझे सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुल गया। बड़ी रानी बोली,
मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अब अपनी आंखों से देखो, आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। आज तक मैंने मंझले राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रौद्र रूप भी देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं। बड़े राजा बोले, मास्टर बाबू, अब यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। मास्टर बाबू, मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूं जो कायर की तरह भाग जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं और मंजली रानी दोनों ही पवित्र हैं और निर्दोष भी। ये हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी उस पर सीना जोरी। मैं ईर्ष्या करूंगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें क्या समझती हूँ? तुम हो एक अदना से नौकर और ये कल की छोकरी, सो भी किसी रईस घर की नहीं। ईर्ष्या तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम मुझसे ठोकर मारकर निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा खड़ा जवान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था कि नौकर चाकर को ज्यादा मुंह न लगाया करो। महाराज बड़े गुस्से से बोले, किरण कुमार, चले जाओ। इसी समय न जाने कहां से छोटे राजा आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर साथ लिवा गए। वो चले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं, समझ लेने की बात। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए विदा कर दी गई। एक इक्के पर बैठाकर चपरासी मुझे माँ के घर पहुंचाने गया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था, आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है, इसके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। बात की बात में सारे मोहल्ले भर में मेरे भ्रष्टाचरण की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे पिता के घर पहुंचने से पहले ही ये बात पिताजी के घर पहुंच गई। जब मैं पिताजी के घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। इस बीच माताजी का देहांत हो चुका था। भाई भी तीनों कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी मिले। उन्होंने मुझे अंदर न जाने दिए, बाहर दलान में ही बैठाया। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तड़प कर बोले, जब ये भ्रष्टा हो चुकी है तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खंदक खाई ना मिला जहां ढकेल देते? इसे मैं अपने घर में ना रखूंगा। जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना है? मैं पिताजी के पैरों पर लौट गई। रोती रोती बोली, पिताजी, मैं निर्दोष हूं। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चंडालिन, निर्दोष ही तू होती तो ये बवंडर क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बैठाए अपनी बदनामी करते? जा, जहां जगह मिले समा जा। मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। क्या करें, अंग्रेजी राज ना होता तो बोटी बोटी काट के फेंक देता। इस हो हल्ला में समाज के कई ऊंचे नाक वाले और कई पास पड़ोस वाले भी जमा हो गए। सबने मेरे भ्रष्टाचरण की बात सुनी और घृणा से मुंह बिचकाया। एक बोला, नहीं भाई, अब तो ये घर में रखने लायक नहीं। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित जी राम भजन अपने घर में रखकर जात में अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी को पानी पर चढ़ाया। अरे भाई, घर में रखें तो रहने दो, इनकी लड़की है, पर हम तो पंडित जी के दरवाजे पैर न धरेंगे। मैं एक बार फिर भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके के साथ मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था। वो मुझे घर में रखकर क्या जात से बाहर भी हो जाते। मैं दूर जा गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया, मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया था। केवल कभी कभी 1-2 कुत्तों के भूखने का शब्द सुनाई पड़ रहा था।
मैं उठी, बहुत देर सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भूख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब मैं स्टेशन पहुंची तो एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं गाड़ी की एक जनाने डब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने मुझे आकर उतरने को कहा, तो मैं चौंक सी पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई। स्टेशन पर भी बहुत कम यात्री थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में ही न आता था कि कहाँ जाऊं। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए स्थान न था। बहुत देर बाद मुझे यकायक ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम भी तो छिड़ा हुआ है। क्यों ना मैं भी चलकर स्वयं सेवका बन जाऊं और देश सेवा के लिए जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस दफ्तर पहुंची। वहां पर 2-3 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने पूछा, मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है? मैंने नहीं बोला तो उन्होंने मुझे स्वयं सेवका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं और कई सुधारकों के दरवाजे दरवाजे भटकी, किंतु मुझे कहीं भी आश्रय न मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। आज रानी के पद से भिखारिन हो चुकी हूँ। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय है ही क्या। इसी समय न जाने कहाँ से एक भिखारिन बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलियां लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटे दाल चावल को अपने चीथड़े में अच्छी तरह बांधकर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुख में भी एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिसने क्षण भर में हम दोनों को एक कर दिया। भिखारिन बहुत बूढ़ी थी, उसे आँख से कम देख पड़ता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की जरूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मैंने आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता जैसे कोई हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी न कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिन के साथ रहकर मुझे भीख मांगना ना आया। आता भी कैसे। मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती, भीख वही मांगा करती। मैं जवान थी, सुंदर थी। फटे चीथड़े और मैले कुचैले वेश में भी मैं अपना रूप न छिपा सकती थी। मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपनी सतीत्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। बदन ढकने के लिए साबित कपड़ा भी न था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा, वहां चलने पर हमें 3-4 महीने भर को खाने को मिल जाएगा और कपड़े के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मैं बूढ़ी के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुंचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर से बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षाव्रत के बाद लौट रहे थे, एक बग्घी निकली जिसमें कुछ स्त्रियां थीं। बुढ़िया 1 पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से एक पैसा फेंका गया। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा न देख सकी। वो पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचना चाहा। मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ ही गई। उसे गहरी चोट लगी और उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफी चोट आई। जिस मोटर की चपेट हम दोनों को लगी थी, उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, किंतु दूसरी मोटर वाले रुक गए।
उनमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारिन मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास ही कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप न उठें, बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको खाट से नहीं उठना है। क्यों? मैं पथ की भिखारिन, मुझे ये साफ सुथरे कपड़े नरम नरम बिछौने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकरें खानी पड़ेंगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वो बड़े ही करुण स्वर में बोले, मंजली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा न करोगी? तुम्हारा अपराधी तो मैं ही हूं ना। मेरे ही कारण तुम आज राज रानी से पद की भिखारिन बन गई हो। जब मुझे उन्होंने मंजली रानी कहकर बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारिन की हालत ना सुधर सकी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कारों से निर्वृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी। किंतु मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वो मेरे कौन हैं। वो मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ ना होते हुए भी वो मेरे सब कुछ हैं, और सब कुछ होते हुए भी वो मेरे कुछ नहीं है। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी मंजली रानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।